आगे क्वेश्चन है 81 द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MIT हैज अनाउंस्ड द establishment of quantum computing application lab in the partnership with the Amazon Web Service। इसमें से आंसर ही दिया गया, यहाँ पर ये नहीं होता, ठीक है, ये नहीं होता, ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन आता तो इसमें आंसर नहीं होता, ठीक है। आगे देखते हैं, ये तो आंसर दिया हुआ है, इसका डिस्कशन देख लेते हैं कि अमेजन वेब सर्विस द लैब विल आइडेंटिफाई क्वांटम कंप्यूटिंग problems faced by the central and state governments and also by the research institutions. The chosen proposal of this entity will get access to Amazon Web Service to use the computing cloud platform from Amazon। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख लेना है कि भले इसमें यहाँ से डिलीट करने भूल गए थे, क्वेश्चन नहीं बन पाया, क्वेश्चन का आंसर इसी में चला गया, ठीक है, लेकिन ये बात जरूरी है कि इससे सवाल बहुत अच्छा बन सकता है। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग लैब। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग लैब किसके साथ बनाने का अति किया गया था, तो ये होगा अमेजन, ना कि ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में दिया गया था ग्लोबल वेब सर्विस, फेसबुक वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट, इसकी आंसर होगा अमेजन वेब सर्विस। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। ठीक है, ये देखिए जबरदस्त सवाल है, ये यूपीएससी लेवल का है सीधे। तो व्हाट इज एबल 370। ठीक है, एबल 370 क्या है, ठीक है, 370 क्या है, तो ऑप्शन ए में एक कॉमन कमीशन टू आइडेंटिफाई द रेसिज्म, प्रोग्रेसिविज्म एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एज द चैलेंज टू यूएसए। ठीक, एंड ऑप्शन बी में है द फर्स्ट इंटायरली प्राइवेट ऑर्बिटल स्पेस मिशन, एंड ऑप्शन सी इज द ए हिडन पैरासाइटिक वीड इन मस्टर्ड। ठीक है, एंड ऑप्शन डी में है ए ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज। ठीक है, तो इनमें से कौन सा होगा राइट आंसर, तो इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, एबल 370 क्या है, ए ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज है, गैलेक्सी का एक बड़ा क्लस्टर है। ठीक है, इसका डिस्कशन में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। The Able 370 it is the galaxy cluster located under the billion light year away from the earth। The galaxy cluster is located in the constellation called क्या है, साइटस, क्या है इसका नाम, साइटस। The core of Able 370 is made more than 100 galaxies। ठीक है, द गैलेक्सी कैटलॉग ऑफ द जॉर्ज एबल, हैंस द नेम, यही है गैलेक्सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसी के बारे में दिया गया है, इससे ज्यादा, और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या है, द लाइट इमिटिंग बाय द गैलेक्सीज लोकेटेड ए फार डिस्टेंस पासेस बाय मैसिव ऑब्जेक्ट्स। द ग्रेविटेशनल पुल फ्रॉम these objects tend to bend the distort the light, मतलब called the gravitational lensing। इसमें क्या होता है कि जैसे देखिए एक the light emitted by galaxies located pass a massive object से जब पास करेगा तो ऐसे करके यदि लाइट आता रहेगा तो थोड़ा सा, मतलब ऐसे देखिए ऐसे करके आता रहेगा तो थोड़ा सा ये अपनी ओर खींच लेगा, इसलिए इसी को मेजर करने के लिए, इसी तरह से इसी को मेजर करने के लिए ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग का यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एज लाइट इमिटेड बाय गैलेक्सीज लोकेटेड एट द फार डिस्टेंस पासेस थ्रू बाय मैसिव ऑब्जेक्ट जब पास करता है तो ग्रेविटेशनल पुल फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट्स, इसका ग्रेविटेशन जो होता है वो अपनी टेंड टू बेंड, इसको माने इसको मोड़ देता है। ठीक है, और डिस्टॉर्ट द लाइट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ठीक है, आगे देखते हैं साइटस कॉन्स्टेलेशन सी मॉन्स्टर इन ग्रीक मैथोलॉजी। ठीक है, यही सब है, इसको स्क्रीनशॉट करके देख लीजिएगा, ये सब इससे ज्यादा सवाल नहीं आता है। आगे देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज वाज इनॉग्रेटेड इन, कहां पर लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज कहां पर इनॉग्रेट किया गया? ठीक है, तो ये ऑप्शन में है असम, और बी में है जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय। कहां पर लॉन्च किया गया? तो इनॉग्रेटेड इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज वाज इनॉग्रेटेड इन, कहां किया गया? तो मेघालय में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका डिस्कशन में देख देते हैं के सीएम कॉनराड, सीएम कॉनराड संगमा, ठीक है, इनॉग्रेटेड द इंडिया लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज। ठीक है, ये क्या है? बहरियू ब्रिज। ठीक है, बहरियू एंड द सोहवार ऑफ ईस्ट खासी हिल, ईस्ट खासी हिल, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट मेघालय ऑन जनवरी। मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड इज रिटेन बाय, किसके द्वारा? तो ऑप्शन, ये तो वन लाइन क्वेश्चन है, इसको तो जरूर याद रखना है, यदि नहीं जानते तो नहीं पता पाइएगा, सीधा एक नंबर कट जाएगा, इसलिए दे दिए हैं। तो इस मतलब इसका देने का मतलब यह है कि बुक का जो राइटर होता है उसको याद रखना चाहिए, जो खासकर फेमस है, जो न्यूज में आ जाए। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है इसका, मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड का लेखक कौन है? प्रमोद सावंत। ऑप्शन बी में है वामन सुभा प्रभु, एंड ऑप्शन डी में, सी में है नरेंद्र मोदी, एंड ऑप्शन डी में है मनोहर पर्रिकर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, कौन सा होगा? तो वामन शुभा प्रभु। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये बुक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85, which of the following statement is correct about the financial action task force? ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, इट वाज, ऑप्शन ए में, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1989 ड्यूरिंग द G7 समिट ऑफ इन बर्लिन। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान देना है, इतना इस पर ध्यान देना है, जी समिट और बर्लिन, इस तीन चीज पर किसी कहीं भी गलत हो सकता है या तो सही हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन बी में है इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ एफएटीएफ। ठीक, और ऑप्शन सी में है, इनमें से करेक्ट आंसर को चुनना है। ठीक है, कौन सा एकदम करेक्ट है? ठीक, इट कंसिस्ट्स ऑफ 29 मेंबर्स जुरिस्डिक्शन, ठीक है, एंड 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, एंड डी ओनली इंडोनेशिया इज द ऑब्जर्वर कंट्री ऑफ एफएटीएफ। ठीक, तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसमें से देखिए यहाँ पर ये गलत है, पेरिस में हुआ था, और यहाँ फाउंडिंग मेंबर नहीं होगा, और यहाँ पर 39 मेंबर सब मिला के है। ठीक है, यहाँ पर होता 17 और ये 2। ठीक है, 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ओनली इंडोनेशिया इज द ऑब्जर्वर कंट्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होता है। ठीक है, होगा। ठीक, तो इसका डिस्कशन देख लेते हैं आगे। देखिए ये बात लिखा होगा, Financial Action Task Force. The Financial Action Task Force is the intergovernmental body established in 1989। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए ऑप्शन में 1989 लिखा है। ठीक है, वहां तक सही है, लेकिन देखिए यहाँ पर खेल हुआ है, यहाँ पर देखिए पेरिस में, देखिए वहां पर लिखा है बर्लिन। ठीक, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएटीएफ इज सेट स्टैंडर्ड्स and promote the effective implementation of legal regulatory and operational measures for किसके लिए? तो combating मनी लॉन्ड्रिंग जो होता है उसके लिए, and terrorist financing and other related threats to integrity of the international financial system। ठीक है, its secretariat is located in the at the Organizations of Economic Cooperation and Development OECD का हेडक्वार्टर जो पेरिस में है वहीं पर लोकेटेड है, और इसमें कुल मिला के 39 मेंबर्स ऑफ एफएटीएफ, जिसमें से क्या कहते हैं 37 मेंबर जुरिस्डिक्शन है, और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें टू रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का फाउंडिंग मेंबर नहीं है इसका, 2010 से इसका मेंबर बना है। ठीक है, अब एफएटीएफ हैज 2 लिस्ट, 2 लिस्ट है इसके पास। तो ग्रे लिस्ट में डाला गया है पाकिस्तान को, ब्लैक लिस्ट में
मात्र 2 कंट्री है, ठीक है, एक ईरान है और देखिए ब्लैक लिस्ट के बारे में यहाँ पर लिखा है, ब्लैक लिस्ट कंट्री इज नोन एज द नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज फॉर द टेरिटोरीज आर पुट इन द ब्लैक लिस्ट. दीज कंट्रीज support terror funding and money laundering activities. FATFs revise the blacklist regularly, adding and deleting the entries. The FATF plenary is the decision-making body of FATF. It meets the 3 times per year. 3 बार यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है. अब देखिए इनमें से, यहाँ से देखिए इसमें दिया हुआ है कि एक ही ऑब्जर्वर स्टेट है, वो है इंडोनेशिया. ठीक, आगे देखते हैं, इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर से आप देख सकते हैं, ठीक है. आगे क्वेश्चन नंबर 86, हाउ मेनी मेंबर्स कंट्री डज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हैव. मैंने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का कितना मेंबर कंट्री है, मतलब इसका कितना सदस्य देश है, ठीक है. तो 28, 30 या 39 या तो 48, बताइए. तो मतलब 28, 30 या तो 39 या तो 48. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 मेंबर कंट्री है, 30 मेंबर कंट्री, ठीक है. अब इसका डिस्कशन में देख लेते हैं कि एक कैंडिडेट कंट्री ऑफ IEA माने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी मस्ट बी मेंबर ऑफ कंट्री ऑफ द OECD. OECD का मेंबर होना चाहिए. इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ठीक है. द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी फैमिली इज मेड up of 30 member countries and 8 associate country and 4 countries are seeking the accession of full membership. वो कौन कौन सा है? चिली, कंबोडिया, इजराइल एंड लिथुआनिया. ठीक, आगे देखते हैं इसका डिस्कशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन. लेजिस्लेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन टू ऑपरेट to operate the coordinated emergency response. ठीक है, coordinated emergency response measures CERM on a nation basis of a criteria for. किस क्राइटेरिया के लिए ये CERM जरूरी होता है, ठीक है. तो अब देखिए ऑप्शन ए में है ए लोन सिस्टम ऑफ वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी में है एन ऑपरेशन ऑफ यूएनएससी पीस कीपिंग फोर्स के लिए ये ऑपरेशन, या तो ऑप्शन सी में है द मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, या तो ऑप्शन डी में है पुटिंग ए कंट्री इन FATF ग्रे लिस्ट. किसका ये CERM कोऑर्डिनेटेड इमरजेंसी रिस्पांस मेजर किसका क्राइटेरिया है, ठीक है. तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा बताइए. और जो जानते हैं ये यूपीएससी लेवल का सवाल है, ठीक है. यूपीएससी लेवल का, इसमें इसी तरह का सवाल 2020 में पूछा गया था. अभी हम इसका डिस्कशन में दिखाएंगे, ठीक है. तो जस्ट लाइक LI इसी तरह का सवाल था, ठीक है. आगे क्वेश्चन है, इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है. अब देखिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं कि ऑप्शन सी होगा ये मेंबरशिप. देखिए यहाँ पर मेंबरशिप बनने के लिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मेंबर बनने का एक क्राइटेरिया है. बहुत सारा क्राइटेरिया होता है, उनमें से एक क्राइटेरिया है. क्राइटेरिया फॉर मेंबरशिप ए कैंडिडेट ऑफ ए कंट्री ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी मस्ट बी a member country of OECD. In addition, it must demonstrate several requirements. These are, उनमें उनको बहुत सारा रिक्वायरमेंट जरूरी होता है, उनमें से बहुत सारा है यहाँ पर दिया हुआ. देखिए पहला, क्रूड ऑयल and or product reserves equivalent of 90 days previous years net imports to which the government has immediate access even if it does not on them directly and could be used address disruption of global oil. देखिए यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि यदि ग्लोबल ऑयल सप्लाई में यदि डिस्ट्रप्शन आ जाता है तो वो 90 दिन का रिजर्व रखना चाहिए. वो चाहे डायरेक्टली रखे चाहे इनडायरेक्ट रखे, किसी कंपनी के थ्रू रखे, ठीक है, उतना होना चाहिए. दूसरा क्राइटेरिया क्या है? दूसरा क्राइटेरिया है कि ए डिमांड
restraint program to reduce national oil consumption by up 10%. Demand restraint program to reduce नेशनल ऑयल कंजम्पशन, ठीक है, 10% वो कम करना चाहिए, ठीक है। डिमांड रिस्टेंट प्रोग्राम, प्रोग्राम टू रिड्यूस द 10% ऑफ कंजम्पशन बाय, ठीक है। अब तीसरा क्या है, तीसरा क्राइटेरिया क्या है कि लेजिस्लेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन टू ऑपरेट द कोऑर्डिनेटेड इमरजेंसी रिस्पांस मेजर ऑन ए नेशनल बेसिस। यही इसी से क्वेश्चन था, तो यहीं से यही एक तीसरा क्राइटेरिया है। चौथा क्राइटेरिया, लेजिस्लेशन एंड मेजर्स टू इंश्योर दैट ऑल ऑयल कंपनी अंडर इट्स जुरिस्डिक्शन रिपोर्ट इंफॉर्मेशन अप ऑन रिक्वेस्ट, ठीक है। एंड फोर्थ क्राइटेरिया क्या है, measures in the place to ensure the capability of contribution its share of international agency collective action, ठीक है। measures in the place to ensure the capability of contribution of its share of an international energy agency collective action, ठीक है। an international energy agency collective actions would be initiated in the response to significant global oil supply disruption, ठीक है, and would involve a international energy agency member country making additional volume crude oil and product available to the global market either through the increasing supply or reducing demand, ठीक है, reducing demand। अब देखिए यहाँ पर बात है कि इसी तरह का सवाल कौन सा था, तो कौन सा था क्या, देखिए यहाँ पर सवाल था 2020 में पूछा गया यूपीएससी में कि गोल्ड ट्रेंच रिजर्व या तो रिवर्स ट्रेंच रेफर्स टू, किससे संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया गया ए लोन सिस्टम ऑफ वर्ल्ड बैंक, या तो वन ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द सेंट्रल बैंक, ए क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय डब्ल्यूटीओ टू इट्स मेंबर, एंड ऑप्शन डी में है क्रेडिट सिस्टम, ए क्रेडिट सिस्टम जनरेट ग्रांटेड बाय आईएमएफ टू इट्स मेंबर। तो यही आंसर सही होगा। देखिए इस तरह से एक टर्म उठाया और उसी से पूछ दिया कि क्या ये मतलब ये किससे संबंधित है, तो उसी प्रकार से ये सवाल भी है कि एक टर्म कहीं से उठा लिए CERM, ठीक है, ठीक है, CERM उठा लिए और वहीं से बना दिए सवाल कि ये क्या है, ठीक है। ऑन द नेशन बेसिस इज द क्राइटेरिया, किसका क्राइटेरिया है, ठीक है। तो क्या क्राइटेरिया है, लॉन सिस्टम ऑफ वर्ल्ड बैंक नहीं, क्या एन ऑपरेशन टू यूएनएससी पीसकीपिंग फोर्स, इसके क्राइटेरिया लाने के लिए क्या इसका यूएनएससी माने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का पीसकीपिंग फोर्स जो होता है उसका ऑपरेशन करने के लिए क्या ये क्राइटेरिया है, नहीं। तो कौन सा क्राइटेरिया, ए मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ठीक है। तो ये कितना बढ़िया सवाल है, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगा। और आप लोग यदि इस चैनल को यदि सब्सक्राइब करके शेयर करके यदि लोगों को बताइएगा तो इससे हमको प्रोत्साहन मिलेगा और इसी प्रकार से बहुत सारा सवाल और दिन प्रतिदिन और हार्ड करेंगे, सवाल किस तरह से आता है और इसमें सबसे ज्यादा एक्यूरेसी का ध्यान दिया जाएगा। भले ही छोटा मोटा सवाल कम दिया है या तो मतलब इस तरह का सवाल और धीरे धीरे मतलब शार्प रूप से दिया जाएगा, खासकर मतलब प्री के लिए, ठीक है। और स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लेवल का सवाल यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल से देख सकते हैं कि डायरेक्ट यूपीएससी लेवल का सवाल है और हमने उस समय उस सवाल को सही किया था, तो इसी तरह से जब टर्म आया तो वहां से सवाल बना दिया, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, which space agency has set the record for launching maximum number of satellites in a single mission, मतलब एक मिशन में सबसे ज्यादा सैटेलाइट कौन लॉन्च किया, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, एंड ऑप्शन बी में है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसको नासा कहते हैं, ठीक है। एंड स्पेस ऑप्शन सी में है द यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA, ठीक है। एंड ऑप्शन डी में है स्पेस एक्स। बताइए कौन सा आंसर सही होगा। और मैक्सिमम लोग अधिकतर लोग जानते होंगे तो वो कमेंट सेक्शन में अपना
कमेंट लिखकर आंसर दीजिए, ठीक है। यदि आप सही आंसर दीजिएगा तो उस पर हम लाइक या हार्ट मार देंगे, ठीक है। तो इनमें कौन सा आंसर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा सही। देखिए इसमें ऑप्शन डी, स्पेस एक्स ने लॉन्च किया था सबसे ज्यादा हाल ही में, ठीक है। स्पेस एक्स यूज्ड टू स्टेज फाल्कन 9 रॉकेट। कौन सा रॉकेट? फाल्कन 9 रॉकेट को लॉन्च किया मिशन फ्रॉम द स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 14, ठीक है, एट द केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन इन द फ्लोरिडा से लॉन्च किया, ठीक है। स्पेस हैड ब्रोकन द इसरोज, मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये है इसका फुल फॉर्म, ये ना होता है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो इसरो का जो रिकॉर्ड था उसको ब्रोक कर दिया। कितना लॉन्च करके? 104 लॉन्च किया था शायद इसरो, तो उसको ब्रेक किया 143 सैटेलाइट, 143 satellites in a single mission, included 133 commercial and government satellite and the 10 Starlink satellite of SpaceX। Starlink satellite था 10, ठीक है, 10। आगे आगे क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2020 to 21, ठीक है, हाउ मच ऑफ जीडीपी ग्रोथ हैज बीन फॉर द फिजिकल ईयर ऑफ 2021, ठीक है, कितना प्रोजेक्टेड किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है प्लस 6.3%, माइनस 7.7%, या तो ऑप्शन सी में है प्लस 8.1%, परसेंट यहां पर आता है परसेंट, एंड ऑप्शन डी में है माइनस 10.2%, ठीक है। कौन सा आंसर सही होगा? 2021 के लिए है, ठीक है, यहाँ पर इस पर ध्यान देना, ठीक है, मिस्टेक नहीं करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका देखिए डिस्कशन में देख लेते हैं कि इंडियाज रियल जीडीपी रिकॉर्ड कितना? तो रियल जीडीपी होगा 11% फॉर द फिजिकल ईयर कितना 2021 to 22, ठीक है, एंड नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ बाय 15%, ठीक है, 15.4%, एंड हाईएस्ट सिंस इंडिपेंडेंस, सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा? लेकिन जो यहाँ पर सवाल पूछा गया है वो क्या है कि इकोनॉमिक सर्वे जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड इन द 2021, माने 2020 से 2021 के लिए, ये देखिए, ये यहाँ देखिए 2021 के लिए, ठीक है, ये है, और 2021-22 के लिए ये वाला है। तो यहाँ सवाल पूछा गया है यहाँ से, ठीक है, तो इसका आंसर माइनस 7.7% होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एस्टिमेट्स which of the following will be India's real GDP growth in year of in the year of 2022 to 23, ठीक है। According to the International Monetary Fund estimates which of the following India's real GDP growth rate। अब ध्यान देने वाली बात है कि इसके यहां से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर, ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन ए इज द 6.8%, ऑप्शन बी इज द 8.3%, ऑप्शन डी सी इज द 15.4%, एंड ऑप्शन डी इज द 11.5%, ठीक है। ऑप्शन कौन सा आंसर सही होगा? सही आंसर, राइट आंसर होगा ए, ठीक है। तो आप देखिए इसका डिस्कशन में क्या दिया गया है, ठीक है, 6.8%, ठीक है। IMF एस्टिमेट्स द रियल जीडीपी ऑफ 11.5% ऑफ 2021, ठीक है, फॉर इंडिया, एंड 6.8% टू 2020 से 2022, 2022 टू 23, ठीक है। इंडिया इज एक्सपेक्टेड द इमर्ज एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द नेक्स्ट 2 ईयर एज पर IMF। IMF के अनुसार सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगा इंडिया, ठीक है।